क्या आप भी ये समझते हैं कि खेती की ज़मीन और रिहायशी या कॉमर्शियल ज़मीन एक ही बात है? यदि आप ऐसा सोचते हैं तो आप गलत हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में खेती की ज़मीन और अन्य रिहायशी या कॉमर्शियल ज़मीन कानून की नज़र में दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है, आपके अधिकारों में अंतर है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि खेती की ज़मीन और अन्य रिहायशी या कॉमर्शियल ज़मीन में कानून में क्या भिन्नता है और आपके अधिकारों पर इस बात का क्या प्रभाव पड़ता है। साथियों नमस्कार, मेरा नाम अरविंद मलिक है। मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ। पिछले 23 साल से वकालत के पेशे में हूँ। साथियों, अक्सर लोग ये समझते हैं कि खेती की ज़मीन और रिहायशी या कॉमर्शियल ज़मीन एक ही बात है, जबकि सच्चाई ये है कि कानून की दृष्टि में ये दोनों ही भिन्न चीज़ें हैं। कानून से हमारा मतलब है आपके हक व अधिकार के कानून, बट टैक्स और फाइनेंस से रिलेटेड कानून। आज हम इस वीडियो में खेती की ज़मीन और अन्य रिहायशी या कॉमर्शियल ज़मीन में आपके हक व अधिकार में कानून में क्या अंतर है, इस विषय पर बात करेंगे। टैक्स के बारे में और फाइनेंस के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि आज हम बात करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। साथियों, जो सबसे पहला डिफरेंस खेती की ज़मीन और अन्य रिहायशी या कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में है, वो है गवर्निंग लॉज का डिफरेंस, जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर मोस्टली अलग अलग स्टेट में खेती की ज़मीन को गवर्न करने के लिए, उसे संचालित करने के लिए, उसे व्यवस्थित करने के लिए अलग अलग कानून बने हुए हैं। लेकिन जो रिहायशी संपत्ति है या जो कॉमर्शियल संपत्ति है, उसके लिए पूरे हिंदुस्तान में लगभग एक समान कानून है। जैसे ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, सिविल प्रक्रिया संहिता, रजिस्ट्रेशन एक्ट और भी कॉमन एक्ट, वो पूरे हिंदुस्तान में लगभग एक से हैं। वो बात अलग है कि किसी राज्य ने किसी नियम में अपने हिसाब से कोई परिवर्तन कर लिया हो, लेकिन मोस्टली पूरे हिंदुस्तान में कॉमर्शियल प्रॉपर्टी और रिहायशी प्रॉपर्टी के कानून अलग हैं, जबकि कानून एक से हैं, जबकि खेती के कानून अलग अलग हैं। ये एक बड़ा डिफरेंस है। इसका आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है उसको समझते हैं। दूसरा डिफरेंस है उत्तराधिकार के नियमों में अंतर। उत्तराधिकार खेती की ज़मीन में अलग तरीके से निर्धारित होता है और जो रिहायशी संपत्ति है या कॉमर्शियल संपत्ति है, उसमें उत्तराधिकार अलग तरीके से निर्धारित होता है, मोस्टली हिंदुस्तान के राज्यों में। अब मान लीजिए हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं उदाहरण के तौर पर, तो यहाँ एक ही व्यक्ति के खेती की ज़मीन के वारिस अलग हो सकते हैं और रिहायशी संपत्ति के वारिस अलग हो सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर कि कोई व्यक्ति एक्सपायर हो जाता है तो उसके नाम खेती की संपत्ति भी है और उसके नाम रिहायशी संपत्ति और कॉमर्शियल संपत्ति भी है। तो जो खेती की प्रॉपर्टी है, उस खेती की प्रॉपर्टी में उसके वारिस, उसका बेटा, उसकी अविवाहित बेटी और उसकी पत्नी होंगे। लेकिन यदि उसके पास जो कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है, उसमें उसके वारिस, उसका बेटा, उसकी पत्नी और उसकी विवाहित और अविवाहित दोनों ही बेटियां होंगी। ये अंतर है दोनों में। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि ज़्यादातर राज्यों में जो खेती के कानून बने हुए हैं, उन पर पर्सनल लॉ लागू नहीं होता है, व्यक्तिगत विधि उन पर लागू नहीं होती है। व्यक्तिगत विधि का मतलब हुआ, इससे हिंदू के ऊपर हिंदू विधि लागू होती है और मुस्लिम के ऊपर मुस्लिम लॉ लागू होता है। उनके उत्तराधिकार, शादी, सारा कुछ उनके इसी पर्सनल लॉ से, व्यक्तिगत लॉ से गवर्न होता है। तो खेती की ज़मीन पर ज़्यादातर राज्यों में ये पर्सनल लॉ लागू नहीं होता है, इसीलिए उत्तराधिकार में आपको अंतर देखने को मिलेगा। दूसरा, आपकी क्रय करने की जो शक्ति है उसके अधिकार में डिफरेंस है। हिंदुस्तान में सामान्यतया
आप रिहायशी या कॉमर्शियल प्रॉपर्टी पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी खरीद सकते हैं। और आप एनआरआई हैं तो एनआरआई भी आप कुछ टर्म्स को पूरा करके आप ये रिहायशी और कॉमर्शियल प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, अपना व्यापार कर सकते हैं। परंतु खेती की संपत्ति में अलग अलग राज्यों में अलग अलग नियम बने हुए हैं। जैसे महाराष्ट्र में आप खेती की जमीन तभी खरीद सकते हैं जब आप हिंदुस्तान में कहीं के भी किसान हैं, रजिस्टर्ड किसान हैं, तब आप महाराष्ट्र में खेती की जमीन खरीद सकते हैं। हिमाचल में अलग नियम है। हिमाचल में केवल हिमाचल के किसान ही खेती की जमीन खरीद सकते हैं, बाकी हिंदुस्तान का कोई भी किसान हिमाचल में जमीन नहीं खरीद सकता। उत्तराखंड में कोई भी व्यक्ति खेती की जमीन जो स्टेट से बाहर का रहने वाला है वो 250 वर्ग मीटर ही खरीद सकता है। इससे ज़्यादा खरीदने के लिए उसे सरकार की अनुमति लेनी होगी। तो ये डिफरेंसेस है। इसके अलावा आप अगर एनआरआई हैं तो आप सामान्यतः खेती की ज़मीन नहीं खरीद सकते, विशेष अनुमति लेके खरीद सकते हैं। इसमें फेमा के कई नियम जो हैं वो बाधा उत्पन्न करते हैं। इसके अलावा जो बड़ा डिफरेंस है वो है यूज का डिफरेंस। यूज का डिफरेंस किस तरीके से है? आपने रिहायशी ज़मीन आपके पास है या कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है तो आप उस पर अपना मकान बनाएं और अपना कॉमर्शियल प्रॉपर्टी पे अपनी लोकल अथॉरिटी से परमिशन लेकर आप कहीं भी अपना चालू कर सकते हैं। लेकिन खेती की ज़मीन पे आप यदि मकान बनाएंगे या आप कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी करना चाहेंगे, कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी करेंगे, तो उसके लिए आपको भूमि के उपयोग में परिवर्तन कराना होगा, लैंड यूज चेंज करना होगा। लैंड यूज अगर आप चेंज नहीं करेंगे तो आपको दिक्कत होगी, आपको लीगली लैंड यूज चेंज कराना होगा। ये एक बड़ा डिफरेंस है। इसके अलावा एक और बहुत बड़ा डिफरेंस है, वो है लीज पे देने का डिफरेंस, किराए पे देने का डिफरेंस। आपके पास कोई भी आपका मकान है या आपकी कोई दुकान है, कोई भी आपके पास कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है तो वो आप उसे लीज पे दे सकते हैं, उसे किराए पे दे सकते हैं। लेकिन हिंदुस्तान के बहुत सारे स्टेट्स में खेती की ज़मीन को किराए पे देना प्रतिबंधित है। कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उनके एक्सेप्शंस हैं, उनके आधार पर दिया जा सकता है। सामान्य तौर पर कोई भी व्यक्ति अपनी खेती की ज़मीन को किराए पे नहीं दे सकता, ये कानून का उल्लंघन माना जाएगा, ये नियम के विपरीत है। ये एक बहुत बड़ा अंतर है। साथियों, इसके अलावा टैक्स में और फाइनेंस में, इन चीज़ों में, इन दोनों प्रॉपर्टीज़ में बहुत बड़ा अंतर है। उसके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। साथियों, मैं आपको सही कानून के बारे में अपने ज्ञान के आधार पर सही कानून की जानकारी आपको देता हूं और मैं ये चाहता हूं कि जानकारी ये जन सामान्य तक पहुंचे। तो आप ये वीडियो लोगों तक पहुंचाएं ताकि उनको इसकी जानकारी हो और उनको अपने अधिकारों के बारे में उनका ज्ञान बढ़े। इस वीडियो के बारे में यदि आपका कोई सवाल है, कोई क्यूरी है, तो आप वो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं प्रयास करूंगा कि आपके सवालों का जवाब दिया जाए। मैं नए नए कानूनों की वीडियो और कानून की जागरूकता के लिए वीडियो बनाता रहता हूं। इससे ये वीडियो मैं आपकी जानकारी के लिए और आपकी जागरूकता के लिए बना रहा हूं। तो नए नए कानून को जानने के लिए, समझने के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।